हेलो विद्यार्थियों। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वह है सर्कुलर मोशन। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। फ्रिक्शन के बारे में भी जो क्वेश्चन वगैरह था हम लोगों ने कुछ किया था। और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय। हालांकि हमारे हिसाब से ये नया चैप्टर है, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में ये जो सर्कुलर मोशन की बात जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है उसी में हमारे ख्याल से उसमें ऐड करके इसको रखा हुआ है ना। तो उसमें आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतना है कि इसके बिना जो है आगे का रास्ता जो है हम लोगों का आसान नहीं रहेगा। इसीलिए सर्कुलर मोशन जो है इसको समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना। तो वैसे तो गति कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग टाइप में हम लोग बात भी किए हैं। आप याद कीजिए, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था जो कि 2 डायमेंशनल मोशन था। तो उसी कैटेगरी में, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन के ही कैटेगरी का एक अलग टाइप का मोशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। जैसे अगर आप साइकिल को घुमाते हो चारों ओर, है ना, किसी ग्राउंड में अगर आप घूमते हो साइकिल से चारों ओर, तो उसको भी हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे, है ना। या फिर हम ये कह दें कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है ये भी एक सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। तो सर्कुलर मोशन के जो उदाहरण होंगे वो उदाहरण आप कई जो है आप अपने वास्तविक जीवन में जो है अनुभव कर सकते हैं, है ना, उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन और कभी कभार क्या होता है कि रोटेशनल मोशन, इन दो मोशन के बीच में जो है ना लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। और उसका सबसे जेन्युइन रीजन जो होता है वो ये होता है कि हम लोग इस बात को ही नहीं समझ पाते हैं कि बेसिकली सर्कुलर मोशन का जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसका जो निर्माण जो हो रहा है वो कैसा है और रोटेशनल का कैसा है। तो हम लोग पहले उसके डिफरेंस को समझेंगे और उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन जो होता है, या ये कह लो कि सर्कुलर मोशन जो आप पढ़िएगा तो उसमें रोटेशन से कैसे ये डिफरेंट है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम इस पर वापस आते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सेंटर है ना, और इस सेंटर के चारों ओर एक सर्कुलर रास्ता है। ये रास्ता कैसा भी हो सकता है, ध्यान रहे ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम पूर्ण रूप से ऐसा डाल दें, ऐसे भी आप डाल सकते हो, मतलब चारों ओर ऐसे अगर बना दिए तो अगर आप इसमें क्या करो, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है अगर ये रास्ता पूरा का पूरा सीधा हो जाता, ऐसा हो जाता, यानी कि इसका रेडियस जो है अगर कांस्टेंट हो जाता, ये जो रेडियस है ये रेडियस अगर कांस्टेंट हो जाता और आप क्या करो कि इस कांस्टेंट रेडियस वाले जो हमारे पास ये जो रास्ता मिला है, इस रास्ता पर अब जो है आप चारों ओर घूमना शुरू करो, इस पर चारों ओर घूमना शुरू करो। तो जब हम लोग कांस्टेंट रेडियस वाले किसी पॉइंट के चारों ओर का एक जो रास्ता है, यानी कि जो वृत्तीय रास्ता है, इस वृत्तीय रास्ता पर जब हम चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ध्यान रहे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वृत्तीय गति। अब जैसे कि हम तुमको बताए कि यहाँ पर ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है, ठीक है, ऐसा करके टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ही तो वृत्त तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें भी तो हम अगर बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एकदम छोटा सा पॉइंट के लिए अगर बात करें, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही रहेगा इसका। फिर बाद में जाकर के अलग बात है कि इसका रेडियस कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, लेकिन इसको भी तो हम लोग बोल सकते थे। तो इसको बेसिकली सर्कुलर मोशन नहीं, इसको हम लोग कर्वेलियन मोशन बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे वक्रीय गति, वक्रीय गति, ठीक है। हालांकि ये सर्कुलर मोशन का जो कुछ फंडा है वो फंडा इस पर भी अप्लाई होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्योर सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें रेडियस कांस्टेंट नहीं है। वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो कांस्टेंट रहे तब जाकर के हम लोग सर्कुलर मोशन हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर बात यह आया कि हम सर्कुलर मोशन और रोटेशनल में डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम पंखा बनाते हैं, है ना, लेट अस सपोज कि इस तरह का जो है, मान लेते हैं कि ये
चलो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट ही रखते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं ये हमारा जो है पंखा है, तो पंखा जब भी घूमेगा तो स्वाभाविक बात है ये अपने एक्सिस पर ही घूमेगा। ये इसका जो एक्सिस होगा इस एक्सिस के चारों ओर घूमेगा, अपने ही एक्सिस पर ये घूमेगा। तो अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के चारों ओर अगर घूमना शुरू करे तो इसको बोलेंगे वृत्तीय गति। लेकिन जब कोई पार्टिकल अपने ही एक्सिस पर चारों ओर ऐसे घूमना शुरू करे तो इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। ये रोटेशन है, जैसे हमारा सिर है, हम अगर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये रोटेशन कहलाएगा, और हम अगर किसी पार्टिकल के चारों ओर घूम रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो बेसिकली पंखा का जो मोशन आएगा इस मोशन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रोटेशनल मोशन, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे घूर्णन गति। पंखा का जो गति होगा ये कहलाएगा घूर्णन गति। तो आप एकदम बारीकी से इसको आप समझ लेना। हम लोग विशेष तौर पर इस पर तो ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, ये इस पर चर्चा होगा, इस पर चर्चा होगा। इसके लिए स्पेशल एक चैप्टर है जिसको आप रोटेशनल डायनेमिक्स बोलते हो। उस चैप्टर में रोटेशनल मोशन का हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, एक एक बात पर हम लोग उस पर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन जो है ये अगर आप बढ़िया से सीख लेते हो तो इसका काम जो है सो थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि एक मोटा मोटी अगर अनुमान से देखा जाए तो करीब करीब इसी के जैसा ये है, बस फर्क ये है कि अपने ही एक्सिस पर घूम रहा है, ये किसी पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट को लेकर के इसका नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाता है। तो इसीलिए रोटेशनल मोशन को पढ़ने से पहले सर्कुलर मोशन को पढ़ लेना थोड़ा सा अनिवार्य है। इसको जान लेना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, समझ गए। अब जैसे गाड़ी का पहिया बनता है तो गाड़ी का पहिया रोटेट करेगा, घूमेगा, है ना। तो जो गाड़ी का पहिया जो रोटेट करेगा तो स्वाभाविक बात है कि उस समय रोटेशनल मोशन का हमको जरूरत पड़ेगा। लेकिन जब रोड का निर्माण होता है, यानी रोड जो बनता है, उस रोड को तो आप सर्कुलर बनाओगे या कर्वेलियन टाइप का ऐसे करके आप बनाओगे। तो रोड का एक साइड उठाते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये कारण क्या है, उसका क्या रीजन है, क्यों हम ऐसा करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको सर्कुलर मोशन को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। वृत्तीय गति जो होता है इसी में आपको ये तमाम बातें पढ़ना पड़ेगा कि जब हम लोग रोड को टर्न लेते हैं, घुमाते हैं, जब उसको टर्न करवाते हैं तो रोड का एक साइड हम लोग उठा देते हैं, एक साइड थोड़ा सा कम रखते हैं। तो उसका क्या रीजन है, ये रीजन आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। तो आप हमारे ख्याल से अभी समझ चुके होंगे कि सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन से डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। सर्कुलर मोशन किसी सेंटर के चारों ओर का मोशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक कंडीशन है जो हम जोड़ रखे हैं। इसका डेफिनेशन भी हमने वैसा ही लिखा है, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। ये कांस्टेंट रेडियस जो है ये हमने जोड़ रखा है। सर्कुलर रास्ता तो ये भी है, लेकिन इसमें रेडियस कांस्टेंट है, इसमें रेडियस कांस्टेंट नहीं है। तो जब कांस्टेंट रेडियस की बात होता है तब हम इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, अदरवाइज कर्वेलियन मोशन। लेकिन ध्यान रखना, वक्र रास्ता इसलिए वक्रीय गति इसको बोलते हैं। लेकिन याद रखना सर्कुलर मोशन का जो फॉर्मूला आप पढ़िएगा, जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर पढ़िएगा, वही कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें भी अप्लाई हो जाता है। बस उसका रेडियस जो होता है वो अलग अलग पोजीशन के लिए डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग वैसा ही रेडियस वहाँ पर लेते हैं, समझ गए। माने इसमें रेडियस वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल वहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लेकिन इसका फंडा इसमें पूरा का पूरा अप्लाई हो जाता है, समझ गए ना, थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद। तो वृत्तीय गति में कांस्टेंट रेडियस होना जरूरी है, कर्वेलियन मोशन में जरूरी नहीं है कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे जब कोई वस्तु नियत त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वस्तु के गति को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति, है ना। तो कुल मिलाकर के बात हमारा यह है कि वृत्तीय गति का डेफिनेशन कांस्टेंट रेडियस में हमने डिफाइन किया है, और हमारा अब से जो है ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गया। तो हमारा सबसे पहला डेफिनेशन जो है सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन के बारे में आप पहले नोट डाउन कीजिए। अब हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। इसको आप पहले अच्छा से नोट डाउन करो और फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो हम लोग अब शुरू करें, क्योंकि सर्कुलर मोशन का हम लोगों ने डेफिनेशन जो है देख लिया है। अब सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं जिनको हमें याद रखना जरूरी है। वृत्तीय गति से जुड़ा हुआ ये जो पद है इसी पर पूरा का पूरा वृत्तीय गति का एक्सप्लेनेशन होता है। माने जितना भी आप डिटेल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण, ये सब जो है इन्हीं टर्मों पर होता है।
इसीलिए आपको बेसिक तौर पे पहले तो ये टर्म के बारे में समझ लेना चाहिए कि ये है क्या, और उसके बाद उसी टर्म को लेकर के हम लोग वृत्तीय गति का पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे हम अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट माने इसको जो है जोड़ करके देखना चाहें तो जो तू लोग रेखीय गति में पढ़ा था, यानी कि लीनियर मोशन में जो हम लोग बात किए थे, तो वहाँ भी शुरू हुआ था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब चीज़ से शुरू हुआ था, है ना। एकदम सिमिलर टाइप का कहानी जो है इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिएगा जो बात आप यहाँ सीखिएगा इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग आगे जा करके, है ना। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन में तो करेंगे ही, साथ में रोटेशन में भी हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो पहला जो टर्म है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चर्चा होता है। बेसिकली चूंकि एंगल का इसमें बात है तो इसलिए डिस्टेंस जो होता है उसके जगह पर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, केवल और केवल। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वृत्तीय रास्ता है, ये सर्कुलर जो है वो रास्ता है, और इसको अगर 4 भाग में अगर आप डिवाइड करो तो स्वाभाविक बात है ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये एक्स डैश कहलाएगा, ये वाई एक्सिस कहलाएगा और ये वाई डैश कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ पर चला आया, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और चल करके जो है वो यहाँ पर चला आया, तो स्वाभाविक बात है कि ये ऑब्जेक्ट में जो है अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा या जो भी इसका जो कुछ भी यहाँ पर बनेगा, एक्चुअल में ये रेडियस के थ्रू ही इधर गया। ये रेडियस अगर आर है तो ये भी रेडियस आर होगा। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या किया, एंगल ट्रेवल किया। अगर ए से लेकर के बी तक इसको अगर जाना है, अगर इधर से गया है, तो स्वाभाविक बात है ये क्या किया, एंगल ट्रेवल किया है। तो ये जो एंगल ट्रेवल किया यही इसका कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वृत्तीय रास्ता पर जितना एंगल ट्रेवल किया जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हमने इसको डिफाइन भी इसी प्रकार से किया है, द एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ। वृत्तीय पथ पर वस्तु के द्वारा तय किया गया जो कोण होगा इसी को बोला जाएगा क्या चीज़, कोणीय विस्थापन। तो वैसे भी एंगल के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। एंगल बराबर जो फार्मूला तू लोग पढ़ा होगा, कोण यानी कि एंगल इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा होगा चाप आर्क डिवाइड बाय रेडियस, त्रिज्या। ये फार्मूला होता है रेडियस, और रेडियस यहाँ पर तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसका जो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर जो आएगा वो आर्क क्या है, ए बी, और ए बी के ऊपर में ये लगा दो, इसका मतलब ये चाप का सिंबल डिवाइड बाय रेडियस। तो ये हमारा जो आ गया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ गया। और वैसे भी इसके बारे में हम लोग पहले ही क्लास में पहला जो चैप्टर था उसी में पढ़े थे कि कोण का जो मात्रक होता है ये बेसिकली क्या है, ये प्लेन एंगल है। तो कोण का प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट होगा, ये ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन। ध्यान रहे रेडियन जो है इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर है बात। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या होगा, तो रेडियन होगा। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तो पहला टॉपिक हुआ। विस्थापन के बाद हम लोग आ जाते हैं वेलोसिटी पर। स्पीड और वेलोसिटी याद करो, वहाँ पे चर्चा किए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी का ही मूल रूप से चर्चा करेंगे। तो अब बात स्वाभाविक है कि उसी के अनुसार होगा, लेकिन इसमें एंगुलर लग जाएगा क्योंकि एंगल का चर्चा चल रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है यहाँ पर। उसी तरह से वेलोसिटी होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर हो जाएगा। तो इसमें भी वैसा ही परिभाषा हम देंगे जैसा कि हम लोग पहले दिए थे। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो उसमें डेफिनेशन क्या था वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया जो विस्थापन का दर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, या ये कह लो कि विस्थापन परिवर्तन का जो दर होता है उसको बोलते थे वेग। उसी को हम लोग नाम दिए थे वेलोसिटी, है ना। तो सिमिलर पैटर्न पे अगर एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो इसमें भी वैसा ही, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिंपल सी बात है कि कोणीय वेग का जो डेफिनेशन होगा वो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन का दर होगा। इसका मतलब इसको हम लोग जो कोई टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो टर्म लिखना पड़ेगा। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से, ओमेगा,
ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का है सिंबल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय जो विस्थापन है इसका जो परिवर्तन का जो दर होगा यानी कि समय के साथ, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कोणीय वेग। माने ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कर दो तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा कोणीय वेग। और अगर इसका कोई ऐसा यूनिट लिखना चाहे, ऐसा यूनिट अगर इसका कोई लिखना चाहे तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। बताइए, ये रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए। रेडियन पर सेकेंड जो है ये कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग का ये जो है फॉर्मूला हो जाए, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दो बात हम लोगों ने अभी देखा, एक कोणीय विस्थापन और एक हम लोगों ने देखा कोणीय वेग। ये दो चीज हम लोगों ने अभी जो है देखा है, ठीक ना। तो ये दोनों को पहले आप ढंग से नोट करो, इसको ध्यान में रखना। और इसमें फिर हम डिवाइड अभी करते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगा उसमें इंस्टेंटेनियस भी होगा, एवरेज भी आएगा। तो कोई भारी टर्म नहीं है, लेकिन फार्मूला जो है फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। तो पहले तो आप इसको रोक करके नोट करो और फिर हम उस वाले पार्ट पे आते हैं जो अभी हम बोले हैं। चलिए आगे हमारा वही कि एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको दो कैटेगरी में आप बांट दो, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई ज़्यादा माने अलग से कोई भारी चीज़ नहीं है। एवरेज को अगर आप लिखो तो एवरेज बराबर हमने आपको वैसे भी बताया कि टोटल वैल्यू जो ऊपर है वो लिखिए और टोटल नीचे लिखिए, तो डेल्टा टी थीटा और डेल्टा टी, यही जो आता है हमारा क्या होता है, एवरेज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल जो तय किया गया विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन और डिवाइड बाय जो टोटल इसके टाइम लगा होगा वो, इसी को एवरेज बोल देते हैं। इंस्टेंटेनियस में भी आप लोग पढ़े हैं कि इंस्टेंटेनियस में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर डी लगा लेते हैं, है ना, डेल्टा के जगह पर यहाँ पर डी लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वैसे भी वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, ये तमाम चीज़ों को हम लोग जो इससे पहले वाला जो टॉपिक में हम लोगों ने जो क्लासीफाई किया था, तो वहाँ भी आपको इसी तरह से दो तरीका से आप क्लासीफाई किए थे। एक एवरेज था, औसत, औसत का मतलब टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एक जो था तुम्हारा क्या था, एक था इंस्टेंटेनियस, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन वाला फंडा खाली लगा देते हैं, बस हो गया, यही ये फार्मूला हो गया अपना, है ना। दूसरा टॉपिक है इसके जस्ट बाद, कोणीय वेग के बाद जो आप अलग से हमारे ख्याल से ए बी करके हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसको सी कर लेना, है ना। ये तीसरा नंबर जो हमारा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। तो इसमें त्वरण का डेफिनेशन जैसे दिया जाता है उसी के पैटर्न पर आप इसको भी डिफाइन कर लेना। सिर्फ करना क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी के जगह पर एंगुलर वेलोसिटी कर लेना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग के परिवर्तन का जो दर होता है इसी को बोला जाता है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का मतलब कोणीय वेग के परिवर्तन का दर समय के साथ। तो हम लोग इसको बेसिकली डिनोट करते हैं अल्फा से, और कोणीय वेग बट्टा टाइम, यही तो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, इसी को हम लोग बोल देंगे। और इसका अगर कोई SI यूनिट लिखना चाहेगा तो स्वाभाविक बात है, इसका होता है रेडियन पर सेकेंड, तो इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब SI यूनिट अगर इसका कोई लिखे तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ये इसका SI मात्रक बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, इसको भी अगर आप देखोगे तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटोगे। एक जो आएगा वो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा और दूसरा जो होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एवरेज वाला अगर हम बात करें तो एवरेज का जो वैल्यू होता है उसमें तो हम सीधे तौर पे डेल्टा ओमेगा और डिवाइड बाय डेल्टा टी लगा लेंगे। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात होगा तो इंस्टेंटेनियस में हम क्या करेंगे, डी ओमेगा बट्टा डी टी लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो आपके सामने आया यही हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, है ना। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की कहानी है। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम लोग तीन टर्म के बारे में बात किए अभी। यानी बेसिक जो बात है वो ये है कि अगर आप सर्कुलर मोशन को पढ़ना चाहते हो, आगे सीखना चाहते हो, तो ये तीनों टर्म का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पर क्योंकि ये इस्तेमाल होगा डायरेक्ट, वहाँ हर जगह पर तो परिभाषा नहीं दिया जाएगा, या हर जगह तो आपको एक एक बात नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है। तो अभी आप एक इत्मीनान से इन तमाम चीज़ों को आप पहले सीख लो
कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। इसको आप सीख लो, इसका क्या फॉर्मूला है ये आप देख लो, और फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन का कहानी जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि जैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पर है, तो वस्तु अगर सर्कुलर रास्ता पर घूम रहा है तो उसका लीनियर वेलोसिटी भी तो होगा, और लीनियर वेलोसिटी को अगर हम, चूंकि चलेगा जब वो, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा, लेकिन लीनियर को ही वो ट्रांसफॉर्म करेगा बदल करके, माने उसी को बदल करके वो क्या करेगा, इसमें लाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग जो होगा उसको आप एंगुलर में कन्वर्ट किए, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई तो फंडा होगा, कोई ना कोई तो मैथमेटिकल फार्मूला होगा जिसके माध्यम से हम बदल सकते हैं। तो होगा, उस फार्मूला को हम लोग पहले देखेंगे, अभी उसी फार्मूला पर बात करेंगे। साथ ही जब आप वेलोसिटी को आप कन्वर्ट करोगे यानी लीनियर को एंगुलर में, तो स्वाभाविक बात है कि हम ये भी तो करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दें। तो हम ये दो फॉर्मूला जो है अभी देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इतना पहले आप नोट करो और इतना को आप तैयार रखो। फिर हम अभी जो दो फार्मूला अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं वो फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए हम लोग अब जो है ये फंडा को क्लियर कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। जैसा कि हम अभी बताए हैं आपको कि रेखीय वेग और कोणीय वेग, ये दोनों में जो है, दोनों के बीच में कुछ फंडा होगा, कुछ फार्मूला होगा, कोई रिलेशन होगा जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो बेसिकली वैसे भी हम लोग एक बात जानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का रास्ता है, सर्कुलर रास्ता, ए से बी तक जो है एक पार्टिकल चल रहा है, और लेट अस सपोज इसका लीनियर जो वेलोसिटी है वो भी है, और एंगुलर तो ओमेगा होगा, ये तो आपको मालूम है, थीटा एंगल ये ट्रैवल कर रहा है। तो चूंकि हम लोग एक बात तो स्पष्ट तौर पे जानते हैं ना कि थीटा बराबर तो इसका हो जाएगा ए बी चाप का दूरी, यानी कि ये वाला जो दूरी है ये वाला वो, और डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस यानी कि आर, इसका जो भी रेडियस होगा वो रेडियस। अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास ये जो फंडा होता है जो हम लोग पहले से जानते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, माने कि हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर अगर अवकलन करोगे तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा डी थीटा बट्टा डी टी, डिफरेंशिएट करो तो इसके लिए, और इसके लिए अगर डिफरेंशिएट करो तो तुम्हारा यहाँ से ए बी डिवाइड बाई आर और डिवाइड बाई डी टी। तो इसमें 1/r तो कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 1/r जो है वो r तो रेडियस तो कांस्टेंट होता है, तो 1/r कॉमन हो जाएगा। डी थीटा बट्टा डी टी बराबर आप लोगों ने ओमेगा पढ़ा है, सही है, ओमेगा आप लोगों ने पढ़ा है। 1/r कॉमन हो जाएगा, 1/r को कॉमन कर लिए, और यहाँ से बचेगा आपका डी ए बी डिवाइड बाई डी टी। तो एक तरह से ये लीनियर डिस्टेंस ही तो है ना, लीनियर डिस्टेंस ही तो है। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो, लीनियर जो दूरी होगा और डिवाइड बाई टाइम, तो इसके लिए तो हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा ऊपर में लीनियर वेलोसिटी और नीचे में आर, और यहाँ पर अगर नहीं याद रहे तो चूंकि लिख लेना, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बट्टा डी टी, एंड वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डी ए बी डिवाइड बाई डी टी, ये ऐसा होगा। तो स्वाभाविक बात है यहाँ से अगर कोई लिखेगा तो v बराबर हो जाएगा r इंटू ओमेगा। v बराबर जो फार्मूला आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, r इंटू ओमेगा। वेयर v क्या है, तो वेयर अगर v का वैल्यू लिखना चाहोगे तो v का जो वैल्यू आएगा वो होगा लीनियर वेलोसिटी, और r का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग नाम देंगे क्या चीज, रेडियस, और ओमेगा का मतलब हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है पहले लिख लेते हैं। v का मतलब हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। r तो समझ ही रहे हो कि r का मतलब हो गया है क्या चीज, रेडियस, त्रिज्या, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रहे। और ओमेगा तो आप समझ ही रहे हो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग।
तो क्या फार्मूला मिल गया, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपको दिखाई दे रहा है, v बराबर r इंटू ओमेगा हो जाएगा, ये इसके बीच का रिलेशन है। अगर इसी को कोई वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसी चीज़ को सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो याद रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर होता है, आर भी वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको अभी तत्काल में थोड़ा देर के लिए आप इसको याद रखो, इस पर चर्चा होगा, है ना। लेकिन अभी आप इस चीज़ को, ये वाला फार्मूला जो है, इस वाले फार्मूला को डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि इसी फार्मूला पर आगे का जो कहानी है वो आगे बढ़ेगा। ठीक ना, तो पहले आप इसको जो है नोट कर लो बढ़िया से, और ये वाला फंडा जो है आपको याद रहना चाहिए, जो हम लिख करके अभी आपके सामने रखे हैं, ये वाला जो फार्मूला है आपको याद रहना चाहिए। तो ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का जो है ये फार्मूला है। चलिए आप इसको रोक करके अपना नोट कर लेना, हम मिटाते हैं। और अभी क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा है, जो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा है, इसी में हम तुमको ये भी तो बोले ना कि जब लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एक साथ जो है वो लिखा जाएगा, माने दोनों को जोड़ करके एक फार्मूला बनाया जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि एक्सेलरेशन में भी तो फार्मूला बनाया जा सकता है, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसके आधार पर हम बना सकते हैं, है ना। यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन और एक होगा तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों को लेकर के हम फार्मूला बना लेंगे। ठीक ना, तो हम वही फार्मूला अभी बनाने जा रहे हैं। देखिए, तो ये फार्मूला जो बनाएंगे तो इसी में हम थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बीच पहले क्या था, वेग था, अब क्या होगा, त्वरण, यानी रेखीय और कोणीय त्वरण के बीच में क्या संबंध है। तो एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने जो देखा है उसी के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं, तो क्या एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। ये फार्मूला हम लोग अभी जस्ट देखे हैं। तो अगर हम इस फार्मूला को दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट कर दें, ठीक ना, दोनों साइड अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो स्वाभाविक बात है ये डी बट्टा डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर इंटू ओमेगा बट्टा डी टी। तो वैसे भी ये तो तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, और यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, तो डी ओमेगा बट्टा डी टी। आर बाहर क्यों किए, क्योंकि r कांस्टेंट होता है, तो डी ओमेगा बट्टा डी टी क्या होगा, इसी को तो हम अल्फा बोलते हैं, तो a बराबर r इंटू अल्फा हो जाएगा, है ना। और अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं ध्यान में रहे तो अपना साइड में लिख लेना, चूँकि हम लोग ये बात तो पढ़ ही चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है डी वी बट्टा डी टी होता है, और अल्फा जो होता है वो डी ओमेगा बट्टा डी टी होता है। तो यही वाला उठा करके तो हम वैल्यू यहाँ पर रख दिए, तो हमारा ये फार्मूला हो गया। तो ये जो फार्मूला आया, क्या लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में नहीं आ गया, है ना। उसी तरह से आप इसके बारे में भी अपना जो है थोड़ा सा पॉइंट आप नोट कर लेना। ए का मतलब हो जाएगा क्या चीज़, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन यानी रेखीय त्वरण, और अल्फा का मतलब हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, ठीक है। और वैसे आर तो समझ ही रहे हो कि आर जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, माने रास्ता जो सर्कुलर रास्ता है उस सर्कुलर रास्ता का ये त्रिज्या हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो फार्मूला है जो हम लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट जो आपके सामने अभी रखा गया है, इतना पॉइंट को तो आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना ही है। साथ में अब जो आगे हम लोग जो बात करेंगे उसके लिए ये तमाम चीज़ों का जो है रिवाइज करके आपको रखना है, ठीक ना। तो सर्कुलर मोशन में आज हम लोगों ने जो कुछ भी बात सीखा एकदम बेसिक पॉइंट है ना। हमारे ख्याल से पहले जो है यही सब चीज़ जो है 9th में बता दिया जाता था, लेकिन ये डिफरेंशिएशन वाला खाली फार्मूला नहीं होता था, ये फार्मूला डायरेक्ट बोल दिया जाता था, बता दिया जाता था, है ना। तो बिना डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके वो प्रूफ करके वहाँ पे दिया जाता था। तो अभी जो है कोई बात नहीं है, आप इसको अभी से तैयार रखो। और इतना के बाद अब जो है धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में जो बातें आएगा उसमें थोड़ा सा नयापन आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना।
और ये सब चीज़ जो है अगर तैयार रहेगा तो आगे का रास्ता जो है हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और नोट करने के साथ साथ इसको आप रिवाइज करके तैयार कर लेना, ठीक ना। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग, अगला जो अपना वीडियो लेक्चर होगा वो सर्कुलर मोशन का, उस लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इतना को अच्छा से तैयार कर लो।